अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हालिया दिनों में इंडिया की जमहूरियत पर मुल्क के अंदर खूब बहस छिड़ गई है। सियासी और एकेडमिक डिस्कशंस में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिगिंग और वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट यानी इदारजाती धांधली और वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम किए जाने के इल्ज़ामात पर बात हो रही है। यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है। जहां इल्ज़ामात लग रहे हैं वहीं हुक्काम की तरफ से इस तरह के तमाम इल्ज़ामात को सख्ती से रद्द भी किया जा रहा है। इंडिया को अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। 1.4 अरब की आबादी वाले इस मुल्क के बारे में अब नाक़िदीन खबरदार कर रहे हैं कि वहाँ जमहूरियत डिक्लाइन हो रही है, यानी ज़वाल पजीर है। हुकूमत और उसके सपोर्टर्स इस खदशे को मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि इंडिया एक मुतहर्रिक, मजबूत और मुस्तहकम मुल्क और जमहूरियत है जिसे गलत समझा जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि इंडिया में इस वक्त जो हो रहा है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, छोटी मोटी खामियों और मुश्किलात के बावजूद तकरीबन एक दहाई पहले तक सियासी हलकों में मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस यानी इंतखाबी अमल पर मजमूई तौर पर एतमाद पाया जाता था। मुख्तलिफ नौइयत की सियासी जमातें इंतखाबी नताइज को ब्रॉडली कबूल कर लेती थीं। इसीलिए माजी में इंतखाबी नताइज को चैलेंज किए जाने की बहुत कम मिसालें मिलती हैं। अब ये तासुर बदलता नजर आ रहा है। इंतखाबात के बारे में सवालात, इंतखाबी अमल के बारे में इल्ज़ामात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, एक्टिविस्ट और मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि मुल्क एक कसीरुल जमात मॉडल से एक वन पार्टी मॉडल की तरफ जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आज सहरबीन में 2 बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या इंतखाबी अमल के बारे में इन इल्ज़ामात से मुल्क के अंदर जमहूरी इदारों में बढ़ती हुई एतमाद की कमी और कमज़ोर होती जमहूरियत रिफ्लेक्ट होती है? और क्या वाकई इंडियन जमहूरियत एक वन पार्टी सिस्टम यानी एक जमाती निज़ाम की तरफ जा रही है? पिछले दिनों इंडिया की रियासत मगरबी बंगाल में इंतखाबात हुए जिनमें पहली बार वफाक की हुक्मरान जमात बीजेपी को फतेह हासिल हुई। इन इंतखाबात से पहले मगरबी बंगाल समेत मुल्क की 13 दीगर रियासतों और फेडरल टेरिटरीज में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया जिसे SIR कहा जाता है। इंडिया की इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसका मकसद डुप्लिकेट या पुरानी एंट्रीज को निकाल कर हकीकी वोटर्स को इलेक्टोरल रोल में शामिल करना है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इसका मकसद इलेक्टोरल रोल को साफ करना है। SIR की शुरुआत इंडियन रियासत बिहार में की गई और ऑलमोस्ट इमीडिएटली इसके खिलाफ लीगल चैलेंजेस सामने आने लगे। तब से इस अमल से मुतल्लिक तनाज़ा कम होने की जगह बढ़ा ही है। मगरबी बंगाल में SIR के नतीजे में रियासत की 76 मिलियन आबादी के 12% हिस्से को वोटर रोल से हटा दिया गया, यानी 90 लाख नाम जो SIR से पहले वोटर लिस्ट में शामिल थे उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। इन 90 लाख में से 60 लाख से ज़्यादा अफराद के नाम ये कहकर फहरिस्तों से निकाल दिए गए कि या तो वो मर चुके हैं या फिर मुस्तकिल तौर पर गैर हाजिर हैं। इलेक्शन होने तक तकरीबन 27 लाख ऐसे वोटर्स का स्टेटस गैर वाज़ेह था जिन्होंने SIR को चैलेंज किया था। इसी तरह बिहार में नवंबर 2025 में होने वाले इंतखाबात से पहले की जाने वाली SIR में 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया था। नाक़िदीन का कहना है कि इन इक़दामात के असरात गैर मुतनासिब तौर पर अक़लियतों, तारिकीन वतन और गरीब वोटर्स पर पड़ रहे हैं। इस तरह की मिसालें भी हैं कि वोटर्स को पोलिंग के रोज़ जाकर मालूम हुआ कि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। कई ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं जहां जिंदा शहरियों को मुर्दा वोटर करार देकर इंतखाबी फहरिस्तों से खारिज कर दिया गया और ऐसे कई वोटर्स ने इस सिलसिले में अदालत से रुजू भी किया है। देखिए, वैसे तो इलेक्टोरल रोल्स अपडेट करना इंतखाबी अमल का एक अहम और ज़रूरी हिस्सा है। दुनिया की हर जमहूरियत में ये बाकायदगी से होता है। तो इंडिया में ये इस कदर मुतनाज़ क्यों हो गया है? मैंने इसी बारे में दिल्ली में नामनिगार शकील अख्तर से पूछा कि इस बारे में इंडिया में क्या कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स इसे कैसे देख रहे हैं। हालिया एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि वोटर लिस्ट का रिवीजन या SIR ज़रूरी होता है, लेकिन उसके तरीक़ेकार पर उन्होंने सवालात किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों अपने एक अहम फैसले में SIR के जवाज़ और शहरियत और नामों के डिलीशन के अमल को सही करार दिया। मैंने इलेक्शन के एक एक्सपर्ट योगेंद्र यादव से पूछा कि इस बार वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हुआ है वो पहले से किस तरह अलग है। पुरानी वोटर लिस्ट को कूड़ेदान में डाल के बिल्कुल नए तरीके से एक सफ़ेद कागज पे वोटर लिस्ट लिखी जा रही है। ये ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है। दूसरी बात जो नई है वो ये
कि आज तक अगर आपका नाम वोटर लिस्ट पे पहले से था तो आपसे ना कोई सबूत मांगा जाता है, ना कुछ किया जाता है। अगर आप नए वोटर बनना चाहते हैं तो आपसे कहा जाता है एप्लीकेशन दो। मगर एसआईआर में हर शख्स से जिसका नाम भले ही पिछले 50 साल से वोटर लिस्ट में है उसको कहा जाता है आप फॉर्म भरिए, फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका नाम गायब, क्योंकि हम तो नए सिरे से लिख रहे हैं। आपका ही अपना अंदाज़ा है कि जितना भी अब तक एसआईआर हुआ है जिन स्टेट्स में, उसमें कम से कम 6 करोड़ लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कितने हटाए गए हैं और कितने पूरा होने पर कितने हट सकते हैं? अंदाजा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के खुद के दिए गए फिगर्स हैं। फिगर क्या है? अब तक जिन 14 राज्यों में एसआईआर या एसआर हो चुका है उनमें मिला के पिछली बार की वोटर लिस्ट के मुकाबले में नेट 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम कट चुके हैं और अभी तक हिंदुस्तान का सिर्फ 60% कवर हुआ है, बाकी 40% में अभी शुरू हो रहा है। मतलब जब तक ये एसआईआर की एक्सरसाइज पूरी होगी लगभग 10 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके होंगे। 10 करोड़। इतने बड़े डिलीशन का मकसद क्या है? बंगाल की आबादी में 27% मुसलमान हैं। बंगाल की वोटर लिस्ट में 27% थे। पहले फेज में जो डिलीशन हुआ उसमें 26% मुसलमानों का डिलीशन हुआ। ठीक है, ऐसा एक आध परसेंट ऊपर नीचे चलता है। जो सेकेंड फेज 27 लाख जो डिलीशन हुए हैं उसमें से 64% मुस्लिम्स हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 25% मुसलमान बसते हैं वहां डिलीशन की लिस्ट में 95% मुसलमान हैं। जहां कंट्रोवर्सी की एक बड़ी वजह वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल्स बनी हुई हैं, वहीं ऑपोजिशन जमातों ने इंतखाबी फहरिस्तों में दोहरे वोटर्स, जाली पते और बड़ी तादाद में मशकूक एंट्रीज के इल्जामात भी आयद किए हैं। और अब हम बात सिर्फ मगरबी बंगाल के रीसेंट इलेक्शन की नहीं कर रहे। पिछले साल अगस्त में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी जमात 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में वोटों में मुबैना धांधली की वजह से दर्जनों सीट से महरूम रही। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर फहरिस्तों में रद्दोबदल करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी जमात भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। राहुल गांधी के मुताबिक मुबैना धांधली के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए गए, जिनमें वोटर फहरिस्तों में तब्दीलियां और इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने वाले दीगर इक़दामात शामिल थे। राहुल गांधी का कहना था कि बाज़ अफराद ने एक से ज़्यादा मरतबा वोट डाले, जबकि कई ऐसे मामला भी सामने आए जहां एक ही घर के पते पर बड़ी तादाद में वोटर्स रजिस्टर्ड थे या फिर मुश्तबा और बज़ाहिर जाली पते इस्तेमाल किए गए। राहुल गांधी के मुताबिक एक हलके में 1 लाख से ज़्यादा जाली वोट डाले गए, जिनकी बड़ी वजह दोहरे वोटर्स थे। राहुल गांधी ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो डिजिटल वोटर फहरिस्तें जारी करे ताकि अवाम और सियासी जमातें उनका आज़ादाना जायज़ा ले सकें। इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इल्ज़ामात को झूठा और गुमराह कुन करार दिया और इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने आईनी फ़राइज़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। ज्ञानेश कुमार ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे इंडिया के वोटर्स को निशाना बनाने के एक ज़रिए के तौर पर पेश किया जा रहा है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ये वाज़ेह करना चाहता है कि वो बिला इम्तियाज़ तमाम वोटर्स के साथ मजबूती से खड़ा है और आइंदा भी ऐसा ही करता रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि धांधली के इल्ज़ामात आयद करने वालों को या तो हलफ के साथ सबूत पेश करना होंगे या फिर कौम से मुआफ़ी मांगनी होगी। उनके अल्फाज में या तो हलफनामा जमा कराया जाए या फिर मुल्क से मुआज़रत की जाए, तीसरा कोई रास्ता नहीं। देखें, इंडिया का इलेक्शन कमीशन एक बड़ा खुद मुख्तार और ताकतवर इदारा है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं कर रही हैं। मैंने साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी से पूछा कि इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके के बारे में वो क्या कहते हैं। 15 साल पहले तो ये सवाल नहीं होता था, 25 साल पहले तो ये सवाल नहीं होता था। आज ही क्यों सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठाया जा रहा है? तो ऑब्वियसली द फैक्ट इज़ कि लोगों के माइंड में, जहन में कुछ फिक्र है, सवाल हैं, वो उठा रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन की इमेज पे आजकल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ है। ऑफ कोर्स
आधे लोग उनको फेवर में भी होंगे और आधे उनको बुरा भला भी कह रहे हैं। दोनों किस्म के ओपिनियन हैं। ये भी इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, अपने किसी भी चीज़ों के बारे में बताता नहीं, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, क्या डेटा है। इवन वोटर लिस्ट भी जो है वो डिजिटली जो है रीडेबल नहीं होती है, इस तरह से छापी जा रही हैं। देखिए, ये सारी एक्सरसाइज शुरू की गई थी कि फॉरेनर्स को इसके ज़रिए हम पकड़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आज तक इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बताया कि बिहार में 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया, उसके बाद उसमें से फॉरेनर कितने पाए गए, पूरे देश में अब तक कितने फॉरेनर पाए गए, बताइए। उन्होंने फिगर दिए है कि नहीं दिए है? अभी तक नहीं दिए। तो ये क्या चीज़, ना उस पर पूछने वाला कोई बचा है। मीडिया भी की भी जो हालत है वो भी अफसोसनाक है। उन्होंने भी, किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई सबसे पहले ये तो बताओ जिस वजह से तुमने एक्सरसाइज शुरू की थी। हमने मीडिया पे पढ़ा कि बिहार में 8 करोड़ लोग दौड़ाए गए और 500 फॉरेनर पाए गए। जो अब मीडिया में पढ़ा था, अगर ये गलत है सही है तो बताए, इलेक्शन कमीशन खुद ही बोले। 150 उसमें बांग्लादेशी थे, 350 नेपाल की हिंदू औरतें थीं जो शादी करके बिहार में आई थी। अब 150 लोगों के लिए आप 8 करोड़ को दौड़ा रहे हैं, उनको पकड़ने के और 10 तरीके थे। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का लफ्ज़ तो ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कानून में है, ना किसी रूल में है। ये इन्होंने अपने आप इसकी इख्तिरा कर ली। यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि कुछ ही दिन पहले इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से कराई गई वोटर फहरिस्तों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये अमल ना तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और उसके तहत बनाए गए कवायद से डायरेक्टली मुतसादिम है और ना ही ये आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के आईनी तकाज़ों को कमज़ोर करता है। अदालत उज़्मा के मुताबिक इस खुसूसी नज़रसानी का मकसद इंतखाबी अमल की शफ़ाफियत को यकीनी बनाना है ताकि जिस वोटर फहरिस्त की बुनियाद पर इंतखाबात मुनक़्क़िद होते हैं वो दुरुस्त, काबिल एतमाद और हकीकत के मुताबिक हो। इंडिया में इंतखाबी अमल के मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इसी बारे में मैंने दिल्ली में तज्ज़ियाकार और इलेक्टोरल प्रोसेस की माहिर शुभ्रा आस्था से बात की और पूछा कि ऑपोजिशन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत के इक़दामात से जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। क्या वाकई ऐसा है? सबसे आसान तरीका है कि आप संवैधानिक प्रोसीजर्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स पे आप सवाल उठा दें और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं उन पे जनता का विश्वास किसी न किसी तरीके से कम हो। पर ये हो नहीं रहा है क्योंकि हर चुनाव दर चुनाव बहुत ही फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सरकार में कमियां नहीं है या सरकारी प्रोसेसेस में कमियां नहीं है, होंगी, लेकिन उसके बरस का आप एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दें कि इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन ठीक से काम कर नहीं रहा। ये थोड़ा इंटेलेक्चुअली लेजी लगता है मुझे। आपने SIR की बात की, तो जो वो सारी कंट्रोवर्सी है कि आप वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम इस तरह का लग रहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने के नाम पर आप करोड़ों लोगों को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस से अलग कर रहे हैं। अगर ये सच है तो इस तरह तो डेमोक्रेसी या जमहूरियत की जो जड़ें हैं वो मतलब कमज़ोर हो जाएंगी ना, क्योंकि आप प्रोसेस को ही शक में डाल रहे हैं, उसी को डाउटफुल बना रहे हैं आप। बिल्कुल आलिया जी, ये जड़ें कमजोर नहीं होंगी, लोकतंत्र रहेगा नहीं। और चूंकि लोकतंत्र है, इस वजह से मैं ये बात कह रही हूँ कि इतने प्रदेशों में चुनाव हुए अभी, किसी भी जगह आपने जनता को सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते और वायलेंट प्रोटेस्ट करते नहीं देखा होगा। जिस भाषा में विपक्ष बात कर रहा है, जिन लोगों के ऊपर विपक्ष जिनके कंधे पर चढ़कर वो राजनीति करना चाह रहा है, वो जनादेश गायब है, सड़कों से गायब है। लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से पहले तक तकरीबन 30 लाख वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने SIR को चैलेंज कर रखा था कोर्ट्स में। तो पब्लिक लेवल पे एक डिसकंटेंट तो हमें नज़र आ रहा है, शायद सड़कों पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अदालती प्रोसेसेस में तो नज़र आ रहा है। अदालती प्रोसेसेस में अगर वो नज़र आ रहा है तो मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि आगे चल करके जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुआ वो वापस एनफ्रेंचाइज होंगे, क्योंकि ये परमानेंट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की तो बात है ही नहीं। इसमें हमें 2-3 चीज़ें समझनी होंगी। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना है। इलेक्शन कमीशन को अगर ऐसा लगता है कि कुछ नागरिक ऐसे हैं जो वोट देने लायक नहीं है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इत्तला कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस हिसाब से निर्णय ले सकती है। बात रही, आपने स्पेसिफिकली बंगाल की बात की, तो बंगाल में
अगेन ये डेटा एनालिटिक्स के बाद पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस ये हो चुकी है कि अगर जितने लोग हैं अगर उन सबने वोट डाला भी होता तो भी ममता बनर्जी की सरकार दोबारा नहीं बनने वाली थी। बार बार ये जो प्रश्न उठता है कि ठीक इलेक्शन के पहले ये क्यों किया जाता है, ये वाजिब प्रश्न है अपोजिशन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर एसआईआर किस तरीके से हो इसको लेकर के पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि इंडिया में वफाकी सतह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी पिछली एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से इक़्तिदार में है। लेकिन अगर आप इंडिया के नक्शे पर नज़र डालें तो अंदाज़ा होता है कि बीजेपी की हुकूमत सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि हालिया रियासती इंतखाबात के बाद इंडिया की 28 रियासतों में से 22 में या तो बीजेपी की हुकूमत है या फिर बीजेपी हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है। इसके अलावा 8 फेडरली एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरीज़ में भी बीजेपी इक़्तिदार में है। 2014 में जब बीजेपी पहली बार इक़्तिदार में आई थी उस वक्त बीजेपी सिर्फ 7 रियासतों में बरसरे इक़्तिदार थी। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके इत्तेहादी इसी अरसे के दौरान 14 रियासतों की हुकूमत से सिर्फ 6 रियासतों तक महदूद हो गए हैं और इलाकाई और दीगर जमातों की तादाद भी 7 से कम होकर महज 3 रह गई है। यानी पिछले 10-12 बरस में बीजेपी ने अपनी ताकत को बहुत महारत से कंसोलिडेट किया है। देखिए, ये तो वाज़ेह है कि बीजेपी की पॉलिसीज़ को ब्रॉडली स्पीकिंग इंडिया में मकबूलियत हासिल है और इतने अरसे से इक़्तिदार में होने के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। इसके साथ साथ मुबस्सिरीन के मुताबिक बीजेपी ने अपना वोट बैंक मजबूत बनाने के लिए नहायत ही तेज़ और लचकदार हिकमत अमली इख्तियार की, जिसने उसकी सियासी बरतरी को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया। मिसाल के तौर पर तज्ज़ियाकारों के मुताबिक 2023 में हल्का बंदियों में रद्द-बदल के ज़रिए बीजेपी ने आसाम में अपनी पोजीशन मज़ीद मजबूत बनाई, हालांकि वहाँ उसकी जीत पहले ही मुतवक्के थी। खैर, कहने का मकसद ये है कि इंडियन सियासत और बीजेपी के इर्तिका पर नज़र रखने वाले कुछ माहिरीन ये भी कहने लगे हैं कि इंडिया एक वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है जहाँ मजमूई तौर पर इक़्तिदार सिर्फ एक जमात के हाथ में होगा। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता क्योंकि जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें बनी हैं, बहुत मुश्किल प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें बनी हैं, मुश्किल मतलब बीजेपी के लिहाज से मुश्किल प्रदेशों में बनी हैं, वहाँ पर रीजनल जो पार्टीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने रीजनल नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है। आप हाल में जो चुनाव हुए, आप तमिलनाडु का उदाहरण लीजिए। तमिलनाडु में जो सरकार बनी, किसी को आइडिया भी नहीं था कि ये इस तरीके की सरकार बनेगी। और ऐसा ही आप केरल में देखिए, केरल में बीजेपी की सरकार नहीं, और ये वो सारे स्टेट्स हैं जहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी बीजेपी नैरेटिव आता है और आना चाहिए। जमहूरियत के हक में है कि वो नैरेटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए। लेकिन हाँ, आप अगर उत्तर भारत की बात करेंगी, वेस्ट और ईस्ट, पूर्व और पश्चिम भारत की बात करेंगी, तो वहाँ पर अभी बीजेपी का बोलबाला है और उसके पीछे मुझे लगता है कि भाजपा के जो स्ट्रेंथ्स हैं उससे ज़्यादा ऑपोजिशन की वीकनेसेस हैं। आपने उन इश्यूज़ पे काम ही नहीं किया जिन इश्यूज़ के बेसिस पर आपने मीडिया में, चाहे वो राष्ट्रीय हो या वो अंतर्राष्ट्रीय हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया भी, लेकिन ग्राउंड पे उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। माय क्वेश्चन इज व्हाई आर यू लेटिंग बीजेपी बिकम हेजेमोनिक? वेयर इज योर क्रेडिबल ऑपोजिशन? अच्छा, एक सवाल जो जहन में आता है वो ये भी है कि जैसे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी हैं, जो उन्होंने एसआईआर के बारे में कहा था कि उसका जो मकसद है वो इलेक्टोरल रोल को प्यूरिफाई करना है, उसको साफ़ करना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत से लोगों के मुताबिक जो इंडिया में क्रिटिसिज्म है, जो नाक़दीन है, वो कहते हैं कि इसमें बेसिकली जो मुसलमान आबादी है और वो लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देते, ये उनको इलेक्टोरल रोल से निकालने का एक तरीका है। आपको क्या लगता है? ये उनका अनुमान है, क्योंकि डेटा कहीं से भी उनकी इस बात को सपोर्ट नहीं करता। जिन लोगों के नाम इलेक्टोरल रोल से निकाले गए, वो केवल, मैं बहुत डायरेक्टली बोल देती हूँ, वो केवल मुसलमान नहीं थे। काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदू आबादी थी जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा। क्योंकि अगर हम बंगाल पर दोबारा अगर वापस आएँ, तो बंगाल, असम ऐसे प्रांत हैं, भारत के ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर माइग्रेशन का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। वैध और अवैध माइग्रेशन को लेकर के हर इलेक्शन दर इलेक्शन वो नैरेटिव्स आज से नहीं, वो 1950-60 के दशक से बना आ रहा है। ये बात भी सच है कि मुल्क में हुकूमत मुखालिफ आवाज़ें शायद कम हो गई हों, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। सियासी सतह पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी और मुबस्सिरीन इस नई उभरती सियासी शक्ल को चैलेंज कर रहे हैं। इनफैक्ट कई लीगल चैलेंजेस भी हैं।
देखिए, इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज इस तरह के इल्ज़ामात लगा रही हैं कि इंतखाबात से अपनी मर्जी के मुताबिक नताइज हासिल करने के लिए कवायद और ज़वाबित में तब्दीलियाँ की जा रही हैं और कुछ लोग इस सूरत हाल का कानूनी तौर पर भी मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला कितना अहम है? इलेक्शन कमीशन के वोटर्स रिवीजन के अमल को अदालतों में भी चैलेंज किया गया था और आप तो जानती हैं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इलेक्शन कमीशन के सारे अमल को सही ठहराया है। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के एक सरकर्दा वकील और प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं। मैंने उनसे पूछा कि कानूनी तौर पर अब उनके सामने क्या रास्ता बचा है। क्या होगा, उनका नाम कटे रहेंगे और वो ये लोग बोलेंगे कि भाई इनका ट्राइब्यूनल तय करेगा। ट्राइब्यूनल तो अगले 5 साल तक बंगाल का भी नहीं तय कर पाएगा। कायदे से अगर किया जाए 27 लाख केसेस, अब हमारे किसी भी हाई कोर्ट में देख लीजिए कितने केस पेंडिंग होते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितना टाइम लगता है। एवरेज 10 साल 12 साल लगते हैं एक एक केस को तय होने में। वही होगा। रेगुलर इलेक्शंस किसी भी फंक्शनिंग जमहूरी निज़ाम का सबसे अहम जुज़ होते हैं, ये बात तो वाज़ेह है। लेकिन ये भी अहम होता है कि आम शहरी और हर शहरी ख़ुद को उस इंतखाबी अमल का हिस्सा समझता है या नहीं। ये भी सच है कि ऑलमोस्ट हर जमहूरियत में इंतखाबी अमल में खामियों, मसाइल और तासुब के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर किसी मुआशरे में कुछ तबकों को ऐसा लगने लगे कि उन्हें इस अमल से अलग किया जा रहा है, फिर चाहे वो इंतज़ामी रुकावटों की वजह से हो, इदारों में अदम एतमाद की वजह से हो या फिर तासुब के तासुर की वजह से, इससे पूरा निज़ाम कमज़ोर पड़ सकता है। देखिए, इंडिया के वसी हिस्सों में बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत एक हकीकत है। उनकी पॉलिसीज़, उनकी शख्सियत आबादी के बड़े हिस्से के साथ रेजोनेट कर रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इतनी इफेक्टिव है कि उसने वफाक के साथ साथ रियासती लेवल पर भी अपनी ताकत को कंसोलिडेट किया है। लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि इसके साथ साथ आबादी के बज़ाहिर बढ़ते हुए हिस्सों में बेचैनी और जमहूरी अमल के हवाले से तशवीश भी बढ़ रही है।